तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे थिंकर की जिसको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता है। वो है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल का जन्म हुआ था 384 बीसीई में सेगेरिया नाम के एक छोटे से टाउन में, नॉर्दर्न ग्रीस में। इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये है कि ये प्लेटो के स्टूडेंट थे और बाद में अलेक्जेंडर द ग्रेट के टीचर भी बने। सोचो, एक तरफ प्लेटो से सीखना और दूसरी तरफ दुनिया के सबसे पावरफुल रूलर को पढ़ाना। एरिस्टोटल के दो मेजर और इम्पोर्टेंट वर्क्स थे जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पहला था पॉलिटिक्स, जहां उन्होंने स्टेट, सिटीजनशिप और कॉन्स्टिट्यूशन पे लिखा। सेकंड था निकोमियन एथिक्स, जिसमें उन्होंने वर्च्यू और गुड लाइफ का कंसेप्ट समझाया। और एक और वर्क था, वो था मेटाफिजिक्स, जहां उन्होंने रियलिटी और नॉलेज पे डीप एनालाइज किया। इंपॉर्टेंटली पॉलिटिक्स और निकोमियन एथिक्स बहुत ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस के वर्ल्ड में उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये था कि उन्होंने प्लेटो के आइडियल स्टेट के सपने से हट के रियल वर्ल्ड को समझा, एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन का कंपैरिजन किया, लोगों का बिहेवियर ऑब्जर्व किया और पॉलिटिकल सिस्टम का साइंटिफिक वे में क्लासिफाई किया। यही रीजन है कि एरिस्टोटल को द फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि प्लेटो ने सपनों की दुनिया दिखाई थी, लेकिन एरिस्टोटल ने उस दुनिया को ग्राउंड लेवल पे एनालाइज किया था। उनके अकॉर्डिंग पुलिस यानी सिटी स्टेट, पुलिस मतलब सिटी स्टेट, एक ऐसी कम्युनिटी होती है जहां ह्यूमन बीइंग्स अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंच सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा था, मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आप याद रखिए। सो एरिस्टोटल्स फिलोसॉफी इज नॉट जस्ट अबाउट थ्योरी, इट्स अबाउट प्रैक्टिकल लाइफ, रियल वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग हाउ ह्यूमंस कैन लिव अ गुड लाइफ विद इन अ वेल स्ट्रक्चर्ड पॉलिटिकल कम्युनिटी। अब अगर एरिस्टोटल को समझना है तो प्लेटो के साथ उनका कंपैरिजन समझना होगा, क्योंकि दोनों गुरु शिष्य होने के बावजूद भी इनकी सोच एक दूसरे से पूरी तरीके से अलग थी। प्लेटो एक आइडियलिस्ट थे। उन्होंने अपने आइडियल स्टेट का कंसेप्ट दिया, जहाँ फिलोसोफर किंग्स रूल करते हैं, मतलब सिर्फ ज्ञानी लोग ही राज करेंगे। उनका मानना था कि जस्टिस, वर्च्यू जैसे कंसेप्ट परफेक्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एक अलग ही आइडियल दुनिया में वो रहते थे। उनके लिए रियल दुनिया से ज्यादा इंपॉर्टेंट थी वो एब्स्ट्रैक्ट दुनिया जहाँ सब कुछ परफेक्ट हो। लेकिन एरिस्टोटल जो थे वो एक रियलिस्ट थे। उन्होंने कहा कि आइडियल स्टेट की बातें करना अच्छा है, लेकिन हमें रियल वर्ल्ड को समझना चाहिए। लोग कैसे जीते हैं, गवर्नमेंट कैसे काम करती है और क्या प्रैक्टिकल है। इसीलिए उन्होंने एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन का कंपैरेटिव स्टडी किया और मोनार्की, डेमोक्रेसी सबको ऑब्जर्व किया। एरिस्टोटल ने प्लेटो के थ्योरी ऑफ फॉर्म्स के बिल्कुल रिजेक्ट कर दिए थे। उनका कहना था कि नॉलेज किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया से नहीं, बल्कि रियल थिंग्स को ऑब्जर्व करके आता है। मतलब बुक्स से नहीं, फील्ड वर्क से सीखना। अगर एक लाइन में बोले तो प्लेटो के लिए व्हाट ऑट टू बी इम्पोर्टेंट था और एरिस्टोटल के लिए व्हाट इज इम्पोर्टेंट था। और इसीलिए प्लेटो एक विजनरी थे, जबकि एरिस्टोटल एक प्रैक्टिकल पॉलिटिकल साइंटिस्ट बने। एक एग्जाम्पल में अगर दोनों का आइडियाज को समझे, तो जैसे प्लेटो एक ऐसे टीचर हैं जो कहते हैं कि बेस्ट स्कूल वो है जहाँ सब स्टूडेंट डिसिप्लिन में हो, हर चीज परफेक्ट टाइमिंग पे हो और सब स्टूडेंट्स एक आइडियल तरीके से बिहेव करें। लेकिन एरिस्टोटल कहेंगे, भाई ग्राउंड ही भाई ग्राउंड रियलिटी देखो, हर स्कूल अलग है, स्टूडेंट्स अलग बैकग्राउंड से हैं। तो बेस्ट स्कूल वो होगा जो अपने स्टूडेंट्स के हिसाब से काम करे, जहाँ रियल प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो। बस इतना ही फर्क था दोनों गुरु शिष्य में। अब आज हम एरिस्टोटल के सबसे पॉपुलर कंसेप्ट को समझ रहे हैं, और वो कंसेप्ट है मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल, यानी जून पॉलिटिकॉन। अब इसका क्या मतलब है? देखो, एरिस्टोटल कहते हैं कि इंसान फितरत से नहीं एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। हम जन्म से ही अकेले जीने के लिए नहीं बने हैं। एक लॉयन जंगल में अकेला सरवाइव कर सकता है, लेकिन एक इंसान बिल्कुल नहीं। हमारी सर्वाइवल तभी होती है जब हम किसी समाज का पार्ट हो, क्योंकि सिर्फ इंसान के पास लैंग्वेज मतलब भाषा और रीजन मतलब तर्क होता है। हम बातचीत कर सकते हैं, न्याय मतलब जस्टिस कर सकते हैं, नियम मतलब लॉ की बात कर सकते हैं। यही बात हमें एनिमल्स से अलग बनाती है। एरिस्टोटल कहते हैं कि इंसान की पूरी पोटेंशियल तभी खुलती है जब वो पुलिस पुलिस यानी सिटी स्टेट का हिस्सा बन जाता है। मतलब अगर एक इंसान अकेला जंगल में रह रहा है, तो वो पूरी तरह से इंसान नहीं बन पा रहा है, वो सिर्फ बायोलॉजिकल बीइंग है। लेकिन पॉलिटिकल बीइंग तभी बनता है जब वो समाज में रहता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। सोचो, अगर आपके पास लैंग्वेज ना हो, रीजन ना हो, तो आप क्या सिर्फ खाना खाना, सोना, सरवाइव करना ही सीख पाते हैं? नहीं। डेमोक्रेसी, जस्टिस, रूल्स, एजुकेशन सब कुछ तभी पॉसिबल है ना जब इंसान एक सामाजिक सिस्टम में हो। इसीलिए पॉलिटिक्स और सोशल लाइफ कोई फेक या आर्टिफिशियल चीज बिल्कुल नहीं है। ये हमारी वेरी एग्जिस्टेंस का एक बहुत ही नेचुरल पार्ट है। अब अगर इम्प्लीकेशंस की बात करें, तो ये कंसेप्ट हमें बताता है कि इंसान का भला तभी होता है जब समाज का भला हो, यानी इंडिविजुअल गुड नॉट इक्वल सेपरेट फ्रॉम कलेक्टिव गुड। तुम खुद अकेले तरक्की नहीं कर सकते जब तक तुम्हारा पूरा समाज आगे ना बढ़े।
तो points to remember Zoom Politicon, humans are social political being and society is not a choice, it's a need. इंसान का ट्रू सेल्फ तभी उभरता है जब वो सामाजिक और राजनीतिक जीवन में एक्टिव हो। अब हम समझेंगे एरिस्टोटल का दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, स्टेट यानी पुलिस इज अ नेचुरल इंस्टीट्यूशन। एरिस्टोटल कहते हैं कि स्टेट एक आर्टिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जैसे बाद के थिंकर्स थे ना हॉब्स लॉक्स कहते हैं, बल्कि ये नेचुरली ग्रो होती है स्टेप बाय स्टेप। चलो उसकी नेचुरल ग्रोथ क्या है वो समझते हैं। सबसे पहले आता है फैमिली। फैमिली किस लिए बनती है? बेसिक नीड्स के लिए, जैसे फूड, शेल्टर और रिप्रोडक्शन। एरिस्टोटल कहते हैं कि मैन एंड वुमेन मिलकर एक फैमिली बनाते हैं ताकि जिंदगी की जरूरतें पूरी हो सके। एक आदमी अकेला खेती नहीं कर सकता है, घर नहीं चला सकता है, बच्चे नहीं पाल सकता है, इसीलिए फैमिली एक बेसिक इकोनॉमिक यूनिट बन जाती है। नेक्स्ट लेवल पर आती है, कई फैमिलीज मिलकर विलेज बनाते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ नीड्स डेली नहीं होती, जैसे सेफ्टी, टूल्स, ट्रेड। विलेज बने ताकि लोग एक दूसरे की हेल्प कर सके और ज्यादा ऑर्गेनाइज वे में जी सके। जैसे एक एग्जांपल ले तो अगर एक फैमिली के पास अनाज ज्यादा है और दूसरी के पास कपड़े, तो विलेज में ट्रेड पॉसिबल हो। और अगर जंगल से खतरा हो तो मिलकर जो है रक्षा की जा सकती है। अब कई विलेजेस में इधर बनाते हैं एक पुलिस यानी सिटी स्टेट। ये एरिस्टोटल के हिसाब से सबसे हाईएस्ट और कंप्लीट फॉर्म ऑफ कम्युनिटी है, क्योंकि यहाँ सिर्फ जिंदा रहने का सिस्टम नहीं होता, बल्कि गुड लाइफ जीने का एम होता है। गुड लाइफ का मतलब क्या है? जस्टिस, एथिक्स, लॉज, सिविक पार्टिसिपेशन, सेल्फ सफिशिएंसी। तो यहाँ पे हर सिटीजन का रोल होता है और पॉलिटिक्स शुरू होती है। अब एरिस्टोटल कहता है कि द पुलिस एग्जिस्ट बाय नेचर एंड इट इज प्रायर टू इंडिविजुअल। मतलब क्या है इसका? पुलिस या स्टेट बिना इंसान के सोची जा सकती है, लेकिन इंसान बिना पुलिस के पूरा नहीं होता। ये नेचर का प्रोसेस है, जैसे बीज से पेड़ उगता है वैसे ही फैमिली से पुलिस बनती है। ओके, तो मॉडर्न थिंकर जैसे हॉब्स लॉक्स बोलते हैं कि स्टेट एक एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट से बनी है, बट एरिस्टोटल बोलता है नहीं भाई, स्टेट कोई कॉन्ट्रैक्ट से नहीं बल्कि ह्यूमन नेचर का ही एक्सटेंशन है। तो आप याद रखना, फैमिली, विलेज, पुलिस इक्वल्स टू नेचुरल ग्रोथ। स्टेट इज नॉट आर्टिफिशियल, इट इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इंसान का अल्टीमेट पर्पस क्या है? गुड लाइफ। गुड लाइफ है इंसान का अल्टीमेट पर्पस। सिर्फ पुलिस में कुछ अचीव नहीं होता है। ओके, चलिए अब बात करते हैं एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप के बारे में, जो उसके पॉलिटिकल फिलोसफी का एक बहुत ही कोर कंसेप्ट था। सिटीजन का मतलब क्या होता है? एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग, एरिस्टोटल के लिए सिटीजन सिर्फ एक रेजिडेंट नहीं होता, बल्कि वो व्यक्ति होता है जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है स्टेट की जुडिशियल और डेलिबरेटिव फंक्शंस में, जैसे कि लॉ बनाना, जस्टिस डिलीवर करने में, या फिर किसी पब्लिक ऑफिस का हिस्सा बनने में। तो सिटीजनशिप के फीचर्स क्या क्या हैं? एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। सिटीजन वो है जो एक्टिवली सिविक अफेयर्स में पार्टिसिपेट करे, जैसे ज्यूरी ड्यूटी, असेंबली मीटिंग्स या मैजिस्ट्रेट के रूप में काम करना। एरिस्टोटल के लिए डेमोक्रेसी सिर्फ वोट देने तक लिमिटेड बिल्कुल नहीं थी, बल्कि एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी जरूरी था। अब इसके एक्सक्लूजन क्या है? लेकिन ध्यान रहे, एरिस्टोटल के समय में सभी लोग सिटीजन नहीं होते थे। वुमेन्स, स्लेव्स और कई लिबरल्स को एक्सक्लूड किया गया था, क्योंकि उन्हें इरेशनल या पॉलिटिकली इमेच्योर माना जाता है। ये मॉडर्न आइडियाज से बिल्कुल अलग है, लेकिन तब के ग्रीक कंटेस्ट में ये समझना भी तो जरूरी था। सिटीजन्स का रोल क्या था? सिटीजन का रोल एरिस्टोटल के लिए बिल्कुल डबल था, रूलिंग एंड बीइंग रूल्ड इन टर्न। हर सिटीजन कभी रूलर बनता है, जैसे पब्लिक ऑफिस या वोटिंग के टाइम, या कभी रूल्ड होता है जब वो लॉस फॉलो करता है। ये बिल्कुल पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का रियल एसेंस है। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर। सिटीजन का फर्क था कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज को प्रिजर्व करे और प्रमोट करे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन से ही आती थी। अगर एग्जाम्पल से समझे तो एथेंस में हर एडल्ट मेल सिटीजन को वोट देने और ऑफिस होल्ड करने का राइट था, लेकिन स्पार्टा में, स्टेट में ये राइट्स सिर्फ कुछ ही लोगों तक लिमिटेड थे, मोस्टली मिलिट्री एलाइट तक। इससे एरिस्टोटल का एक क्लियर मैसेज मिलता है कि भाई सिटीजन एक एक्टिव प्रोसेस है, सिर्फ एक लीगल स्टेटस नहीं। अब हम एरिस्टोटल के सबसे फेमस पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन पे आते हैं, वो है गवर्नमेंट की क्लासिफिकेशन यानी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। एरिस्टोटल ने गवर्नमेंट को क्लासिफाई किया था दो बेसिस पर। पहला था कितने लोग रूल कर रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ रूलर्स, और दूसरा था किस पर्पस के लिए रूल कर रहे हैं, मतलब कॉमन गुड या अपने फायदे के लिए। तो चलिए देखते हैं एरिस्टोटल के 6 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। करेक्ट यानी होता है अच्छे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जहां रूलर पब्लिक गुड के लिए काम करते हैं। जैसे पहला था मोनार्की। मोनार्की मतलब रूल बाय वन पर्सन लेकिन जनहित में।
जैसे एक आइडल किंग जो अपने लोगों के भले के लिए ही काम करे, तो वो मोनार्की है। नेक्स्ट था एरिस्टोटल, रूल बाय फ्यू पीपल। सॉरी, एरिस्टोक्रेसी रूल बाय फ्यू पीपल, लेकिन ये लोग बेस्ट मैन होते हैं जिनके पास विजडम और वर्च्यू होती है, जैसे फिलोसोफर, रूलर्स या वाइज एल्डर्स। फिर आता है पॉलिटी, पॉलिटी मतलब मिक्स गवर्नमेंट, रूल बाय मैनी, लेकिन इनका एम भी कॉमन गुड ही होता था। ये एरिस्टोटल का बहुत ही फेवरेट मॉडल है। इसमें डेमोक्रेसी और ओलिगार्की को का मिक्स फॉर्म बताया गया है, जैसे जिसे हम आज के समय में कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। अब करप्ट या डेविएंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी थी जहां रूलर्स सिर्फ अपने फायदे के लिए रूल करते थे, जिसमें से पहला था टेरनी, मतलब रूल बाय वन पर्सन लेकिन अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए, जैसे एक क्रूल डिक्टेटर जो पब्लिक को सप्रेस करता है, मतलब वो किसमें आएगा, टेरनी फॉर्म के अंदर। फिर था ओलिगार्की, रूल बाय फ्यू वेल्दी लोग जिनका मकसद होता है अपना पैसा और पावर उसको प्रोटेक्ट करना, ना कि पब्लिक को सर्विस देना। कॉमन पीपल यहाँ बहुत ज्यादा सफर करते थे। उसके बाद आता है डेमोक्रेसी। ये थोड़ा शॉकिंग हो सकता है, पर एरिस्टोटल ने डेमोक्रेसी को करप्ट फॉर्म कहा था। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जब लोग मेजॉरिटी में होके सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखते हैं और वेल्दी क्लास को सप्रेस करते हैं, तो वो पब्लिक गुड नहीं होता, पार्शियल इंटरेस्ट होता है। तो अब समरी में ध्यान रखना कि रूलर, गुड फॉर्म और करप्ट फॉर्म में कौन कौन और क्या क्या आता है। ओवरऑल एरिस्टोटल ये कहना चाहता है कि बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है पॉलिटी, जिसमें रिच एंड पुअर के बीच बैलेंस होता है और रूल कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होता है। तो चलिए एरिस्टोटल की पॉलिटिकल फिलोसफी के एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पे चलते हैं, जिसे कहते हैं वर्च्यू एंड गोल्डन मीन। एरिस्टोटल के लिए वर्च्यू का मतलब क्या होता है? मॉरल और इंटेलेक्चुअल एक्सीलेंस, यानी एक अच्छे सिटीजन या एक अच्छे रूलर के लिए सबसे जरूरी चीज है उनका कैरेक्टर और रीजनिंग पावर। उन्होंने वर्च्यू को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला था मॉरल वर्च्यू, जैसे ऑनेस्टी, करेज एंड सेल्फ कंट्रोल, और दूसरा था इंटेलेक्चुअल वर्च्यूज, मतलब विजडम, अंडरस्टैंडिंग एंड द रीजन। गोल्डन मीन मतलब बैलेंस इज द की। एरिस्टोटल कहते हैं कि हर वर्च्यू एक मीन होती है, दो एक्सट्रीम के बीच का बैलेंस। जैसे साहस है, करेज एक वर्च्यू है, लेकिन अगर इसकी कमी हो तो भाई बैन, बिल्कुल वो आदमी जो है ना बिल्कुल डरपोक हो जाता है। और अगर ये एक्सेस हो तो फिर वो बिल्कुल रेकलेस, मतलब बेवकूफ से भरा उसमें जोश आ जाता है, बिल्कुल वो जोशीला हो जाता है। तो दोनों का बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो रियल वर्च्यू हमेशा बैलेंस में होती है, ना ज्यादा ना कम। इसी बैलेंस का एरिस्टोटल ने नाम दिया था दी गोल्डन मीन। पॉलिटिक्स में इसका इम्प्लीकेशन क्या है? एरिस्टोटल कहते हैं कि एक अच्छा रूलर या लीडर के अंदर ये वर्च्यूज होनी चाहिए: मॉडरेशन, फेयरनेस और सेल्फ रिस्ट्रेन। मॉडरेशन मतलब मध्यमता, फेयरनेस मतलब न्यायप्रियता, और सेल्फ रिस्ट्रेन मतलब बिल्कुल संयम होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई पॉलिटिकल लीडर एक्सट्रीम पे चला गया, जैसे बहुत ज्यादा अथॉरिटी या बहुत ज्यादा पॉपुलिज्म, तो गवर्नेंस अनजस्ट बन जाती है। इसीलिए गोल्ड मीन का प्रिंसिपल एक है, एक बैलेंस और जस्ट पॉलिटिकल लाइफ के लिए एसेंशियल है। थोड़ी और क्लियरनेस के लिए एक एग्जांपल ले सकते हैं कि भाई सोचो, एक किंग है, वो अगर वो एक्सेसिवली स्ट्रिक्ट है तो कुछ लोगों में फियर होगा, लेकिन अगर वो बिल्कुल ही सॉफ्ट हो तो फिर एनार्की हो सकती है। लेकिन अगर वो करेज प्लस विजडम के साथ मिडिल पाथ फॉलो करे तो वो एक जस्ट और रिस्पेक्टेड रूलर बनेगा। तो इस स्लाइड से हमने क्या सीखा कि एरिस्टोटल की पॉलिटिकल थ्योरी में वर्च्यू और गोल्डन मीन सिर्फ पर्सनल एथिक नहीं है, ये एक आइडियल गवर्नेंस का फाउंडेशन है। रूलर्स के कैरेक्टर से ही पूरी पुलिस की क्वालिफाई डिसाइड होती है। अब हम बात करते हैं एरिस्टोटल के एक बहुत ही विजनरी कंसेप्ट की, जो आज भी रिलेवेंट है, और वो है मिडिल क्लास का इंपॉर्टेंस पॉलिटिक्स में क्या है। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग किसी भी स्टेट की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है उसका मिडिल क्लास। उन्होंने ये माना है कि अगर एक राज्य में मिडिल क्लास स्ट्रांग है तो वो राज्य ज्यादा स्टेबल, ज्यादा पीसफुल और ज्यादा जस्ट रहेगा। बट वाई मिडिल क्लास? देखो, एरिस्टोटल ने सोसाइटी को ब्रॉडली तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया है: अमीर लोग, रिच और एलाइट, जो ज्यादा पावर और पैसा रखते हैं। फिर आते हैं गरीब लोग, पुअर, जिन्हें बेसिक रिसोर्सेज भी मुश्किल से मिलते हैं। और फिर मिडिल क्लास, जो इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में होती है। उनका मानना था कि रिच लोग एरोगेंट और डोमिनेटिंग हो सकते हैं और पुअर लोग फ्रस्ट्रेटेड या रिबेलियस। दोनों एक्सट्रीम ग्रुप्स जो है फैक्शनलिज्म या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ला सकते हैं, लेकिन मिडिल क्लास इन दोनों के बीच एक बैलेंस बना के रखती है। ये ना ज्यादा ग्रीडी होती है, ना ही ज्यादा नीडी। इसीलिए मिडिल क्लास मॉडरेशन, स्टेबिलिटी को और समझौता पसंद करती है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का बेस क्या है भाई? मिडिल क्लास लोग यूजुअली लॉ अबाइडिंग होते हैं, एक्सट्रीम से बिल्कुल दूर रहते हैं और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को सपोर्ट करते हैं। उनका गुड होता है एक सेफ और पीसफुल लाइफ, इसीलिए वो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, ना कि रेवोल्यूशनर या फिर टेरेनी को। एरिस्टोटल का बिल्कुल क्लियर वर्डिक्ट था। उन्होंने ये कहा था कि द बेस्ट पॉलिटिकल कम्युनिटी
इज फॉर्म बाय सिटीजन ऑफ मिडिल क्लास। ये बहुत ही पावरफुल लाइन है जो उनकी पॉलिटिकल फिलोसॉफी का बेस बन जाती है। अगर एक एग्जांपल लें तो एरिस्टोटल ने ऑब्जर्व किया था कि कुछ ग्रीक सिटी स्टेट जहां मिडिल क्लास ज्यादा एक्टिव और इन्फ्लुएंशियल थी, वहां पर ज्यादा लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी। वहां टेरेनी या एनार्की होने के चांसेस कम थे क्योंकि मिडिल क्लास ने दोनों तरफ रिच और पुअर को बैलेंस किया हुआ था। एग्जाम के लिए सिर्फ एक लाइन ध्यान रखनी है कि एरिस्टोटल viewed द मिडिल क्लास एज द बैकबोन ऑफ जस्ट क्वालिटी, कैपेबल ऑफ अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रिवेंटिंग द राइज ऑफ टेरेनी। अब सोचो, एरिस्टोटल ने सिर्फ थ्योरी नहीं लिखी थी, बल्कि उन्होंने ग्रीक वर्ल्ड की 158 सिटी स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन को भी कलेक्ट किया था, एनालाइज किया था और कंपेयर किया था। उन्होंने देखा कि कौन से स्टेट में डेमोक्रेसी अच्छे से काम कर रही है, कौन सी जगह ओलिगेरी फेल हो रही है और किस स्टेट में मिक्स्ड गवर्नमेंट स्टेबल है। यानी उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में कंपैरेटिव मेथड यूज किया था, जो आज भी हम मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस में यूज कर रहे हैं। ये अप्रोच उनको प्लेटो से बिल्कुल अलग बनाता है। अब इसकी मेथोडोलॉजी क्या रही होगी? व्हाट वर्क बेस्ट इन प्रैक्टिस? एरिस्टोटल का मेथड ये था कि हर राज्य एक जैसा नहीं होता है। इसीलिए सेम पॉलिटिकल सिस्टम हर जगह सक्सेसफुल भी नहीं हो सकती। हमें हर राज्य की सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल कंडीशन को समझना पड़ेगा और उसी के बेसिस पे लॉज और गवर्नेंस बनानी पड़ेगी। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन तभी टिकती है जब वो लोगों के नेचर और स्टेट की रियलिटी से मैच करती है। यानी वो एक जो है ना कॉन्टेक्चुअल थिंकर थे, हर जगह कस्टमाइज सॉल्यूशन देने के सपोर्टर थे। अगर एग्जाम के लिए आपको याद रखना है तो आप ध्यान रखो कि एरिस्टोटल इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस फॉर पायनियरिंग द एम्पिरिकल एंड कंपैरेटिव मेथड स्टडीइंग 158 कॉन्स्टिट्यूशन टू अंडरस्टैंड द रियल वर्ल्ड गवर्नेंस। एरिस्टोटल सिर्फ एक एशियन ग्रीक थिंकर नहीं थे, उन्होंने पॉलिटिकल साइंस की बुनियाद डाली थी। आज भी उनके आइडियाज हर एग्जाम में, हर डेमोक्रेटिक डिबेट में रिलेवेंट है, स्पेशली फॉर यूजीसी नेट एस्पायरेंट। अब चलिए डिटेल में एक बार समझते हैं कैसे। फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। एरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने पॉलिटिक्स को साइंटिफिकली स्टडी किया, ऑब्जर्व करके अब कंपेयर किया। प्लेटो ने आइडियलिज्म पर फोकस किया, लेकिन एरिस्टोटल ने रियल वर्ल्ड स्टेट और उनके कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया, एम्पेरिकल और कंपैरेटिव मेथड का यूज करके। जितना भी मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरीज है, लाइक डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सबका फाउंडेशन एरिस्टोटल के आइडियाज में मिलता है। देखो, पेपर 2 में बार-बार क्वेश्चन आता है कि हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। लोग प्लेटो लिख देते हैं, लेकिन प्लेटो गलत आंसर है और आंसर सही है एरिस्टोटल। सेकंड, उन्होंने बताया था एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग सिटीजनशिप सिर्फ जन्म से नहीं होती, एक एक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक गुड सिटीजन वो है जो पार्टिसिपेट करता है, वोट करता है, रीजन करता है और पब्लिक गुड के लिए काम करता है। आज के डेमोक्रेटिक सिस्टम में भी यही आइडिया रिफ्लेक्ट होता है। एक्टिव सिटीजनशिप इक्वल्स टू स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी। अब सिटीजनशिप और सिविक वर्च्यू के टॉपिक्स यूनिट 2 पॉलिटिकल थ्योरी में डायरेक्टली पूछे ही जाते हैं। अब नेक्स्ट दिया था उन्होंने मिक्स गवर्नमेंट, मतलब पॉलिटिक्स। एरिस्टोटल ने जो पॉलिटी का मॉडल दिया था, वो एक बैलेंस्ड गवर्नमेंट है, ना सिर्फ रिच के हाथ में जैसे कि ओलिगारी, ना सिर्फ पुअर के हाथ में जैसे एक्सट्रीम डेमोक्रेसी, बल्कि दोनों का बैलेंस, रूल बाय मैनी विद कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट। आज के समय में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज हैं, उनमें एरिस्टोटल के पॉलिटी का रिफ्लेक्शन मिलता है। एग्जाम्पल ले तो इंडियन सिस्टम में लोकसभा, राज्यसभा, जुडिशरी एक मिक्स्ड फ्रेमवर्क है ना, बिल्कुल वैसे ही। अब एरिस्टोटल ने पहले ही प्रिडिक्ट किया था कि अगर सोसाइटी में स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास होगी तो पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबल होगा। मिडिल क्लास एक्सट्रीम्स को बैलेंस करता है, ना ज्यादा रिच के फेवर में, ना ज्यादा पुअर के। आज भी सोशल साइंटिस्ट मिडिल क्लास को पिलर ऑफ डेमोक्रेसी मानते हैं। तो एरिस्टोटल का ये व्यू पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और क्लास एनालाइज के क्वेश्चन में डायरेक्टली आ ही जाता है। नेक्स्ट है वर्च्यू एथिक्स इन पॉलिटिक्स। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग पॉलिटिक्स का गोल सिर्फ पावर नहीं, वर्च्यू यानी नीति, न्याय और धर्म होना चाहिए। रूलर या लीडर का मॉरल होना जरूरी है। सेल्फ रिस्ट्रेन, फेयरनेस, जस्टिस एसेंशियल है। आज के पॉलिटिकल एथिक्स और लीडरशिप डिबेट्स में भी यही बातें रिपीट होती है। जैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्च्यू लाइज इन द गोल्डन मीन, ये स्टेटमेंट मैच द क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है, तो इसका आंसर है एरिस्टोटल। अब एरिस्टोटल से नेट में क्या-क्या पूछ सकते हैं, तो वही है क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट, थ्योरी ऑफ स्टेट, सिटीजनशिप, वर्च्यू एथिक्स, एम्पिरिकल मेथड, 158 कॉन्स्टिट्यूशन, रोल ऑफ मिडिल क्लास स्टेबिलिटी। पेपर 2 के यूनिट 1, 2 एंड 4 तीनों में एरिस्टोटल के कंसेप्ट डायरेक्टली एप्लीकेबल। तो फ्रेंड्स, एरिस्टोटल सिर्फ एक थिंकर नहीं थे, उन्होंने हमारे लिए एक टूल बॉक्स छोड़ा है जिसमें पॉलिटिकल साइंस समझने के सारे एसेंशियल टूल हैं। तो अगर आपको नेट क्लियर करना है तो एरिस्टोटल को रटने की नहीं, समझने की ज़रूरत है। उसके बाद हर क्वेश्चन का आंसर आप इज़िली लिख पाओगे।
तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कि एरिस्टोटल के कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज है, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना एंड शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है मनो इंडियन पॉलिटिकल थॉट शुरू करेंगे, यूनिट 2 का फर्स्ट टॉपिक। तो स्टे ट्यून।